Hello and welcome you all, my dear students. Today we are moving on to the next topic of your chapter number 2, basic concepts of economics. आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास का ही एक टॉपिक था जो मैं भूल गया था कराना, वो आज कराने वाला हूँ. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ वांट और आपका कंजम्पशन और यूटिलिटी आपके साथ मैंने डिस्कस करे थे. यूटिलिटी में मैंने आप लोगों को दो कंसेप्ट्स बताए थे. एक था मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा था टोटल यूटिलिटी. आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हालांकि इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन आप लोग का क्लास 12 में होगा. अगर आप इसके बारे में डेप्थ स्टडी करना चाहते हो तो मैं लिंक डाल दे रहा हूँ आपके वीडियो में, आप उसे देख सकते हो. बट एक जस्ट जानने के लिए, एक उसका ब्रीफ जानने के लिए आप आइए इसको स्टडी करिए. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है एज अ कंज्यूमर consumes more and more of a commodity, the additional satisfaction that is marginal utility derived from each additional unit goes on decreasing. सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ को कंज्यूम करते जाओगे तो एवरी एडिशनल यूनिट में आपको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कम होते जाएगा. वो ऑटोमेटिकली आप देखो, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आप उसी टाइम पे कुछ खाते हो तो वो पहला निवाला खा के या पहला जो बाइट आप लेके आपको हैप्पीनेस मिलती है वो सेकेंड बाइट में कम हो जाती है, थर्ड में और कम हो जाती है. इनफैक्ट जब आपका पेट भर जाता है तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है. तो ये लॉ कहता है कि इंसान जब कंटिन्यूसली कोई चीज़ को कंज्यूम करता रहता है तो उससे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहता है. तो इसलिए इसका नाम रखा गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिश का मतलब छोटा होना. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है. ये टॉपिक था जो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था. इसके बारे में अगर आपको और अच्छे से जानना है तो ये जो वीडियो में डाला हूँ लिंक में, इसे आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है बेसिकली. बट आपके पर्सपेक्टिव से, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना जानना आपके लिए काफ़ी है. तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा. आगे मैं आप लोग के साथ मूव करता हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. जो हमारा नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट आ रहा है दैट इज प्रोडक्शन. सो व्हाट इज प्रोडक्शन? मैं लिख देता हूँ बोर्ड में. व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन हम सब जानते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करना. बट क्या प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करने का नाम है? तो नहीं. प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है. प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज भी इसमें आती हैं. बेसिकली अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं कि अगर प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन इज समथिंग विच कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट एंड देयर बाय ऐड यूटिलिटी टू इट. मैं लिख देता हूं कन्वर्शन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट एंड देयर बाय एडिंग यूटिलिटी टू इट. इसका मतलब यह है
कि हम लोग अगर किसी चीज़ को उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दूसरी चीज़ में करते हैं और उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वांट सेटिस्फाइंग लेवल अगर बढ़ जाता है तो इस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन। नाउ लिसन कि क्यों मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि यूटिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आप किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हो और उसकी यूटिलिटी कम हो जा रही है तो उसे डिस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ईंटा बालू सीमेंट लगा के एक घर बनाऊं तो उस ईंटा बालू से ज़्यादा वैल्यू उस घर का होगा, उस घर का यूटिलिटी ज़्यादा होगा, ईंटा बालू से ज़्यादा मुझे फ़ायदा वो घर देगा, तो घर की यूटिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ईंटा बालू एंड सीमेंट। लेकिन जब मैं उस घर को तोड़ देता हूँ तो उस रबिश की वैल्यू जो होती है, जो उससे रबिश निकलता है, जो उसका वेस्टेज निकलता है, उसकी यूटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना एक घर की होती है। तो इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्शन कहते हैं, इसे प्रोडक्शन नहीं कहते हैं। प्रोडक्शन में आपकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्शन में आपका चार चीज़ों से, चार तरीकों से यूटिलिटी को बढ़ाया जाता है। कैसे कैसे यूटिलिटी बढ़ती है आइए इसको देख लेते हैं। पहला यूटिलिटी जो इसमें बढ़ता है वो होता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का फॉर्म चेंज कर देना। मैंने एक लकड़ी को, नॉर्मल लकड़ी का जो वो टुकड़ा होता है, उसे काट के उसका चेयर बना दिया, ये कहलाता है आपका फॉर्म यूटिलिटी। वो जो वुडन ब्लॉक था उसकी यूटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना कि इस चेयर की या उससे बनाए हुए फर्नीचर की यूटिलिटी होती है। इस तरह से जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इस तरह की यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ये जो हम लोग एडिशन कर रहे हैं, इस तरह की यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी जो ऐड करी जा रही है प्रोडक्शन द्वारा, दिस इज फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी का मतलब एक चीज को ऐसी जगह पहुंचा देना जहां पे उसका वैल्यू बढ़ जाए। एक सेम चीज़ है, मान लीजिए कि मार्बल के जो पत्थर होते हैं, उनके जो ब्लॉक होता है माउंटेन्स में से, जब उसको निकाला जाता है उस टाइम पे उसका वैल्यू उतना नहीं है, लेकिन जब वो एक कंस्ट्रक्शन प्लेस में आता है, एक घर के सामने आता है, घर में वो यूज़ होता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह में जो सामान जा रहा है उस जगह में उसकी यूटिलिटी कम थी जहाँ पे वो पहले था। अब जिस जगह में वो पहुँच गया उसकी यूटिलिटी उसमें बढ़ गई है। राइट थिंग इन राइट प्लेस, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। थर्ड इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब कि आप किसी चीज को स्टोर करके उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो। इफ यू आर स्टोरिंग समथिंग एंड इट्स यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। बेसिकली टाइम यूटिलिटी बाय होल्डिंग स्टॉक ऑफ गुड्स अंटिल दे आर रिक्वायर्ड। आपकी एक, मान लीजिए स्वेटर की दुकान है, तो आप गर्मी में स्वेटर खरीद ले रहे हो और अपने स्टॉक में रख रहे हो और ठंड में उसको बिक्री कर रहे हो, तो इससे जो है ये टाइम यूटिलिटी जनरेट हो रही है। राइस को आप पुराना करके बिक्री कर रहे हो, इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। वाइन को लोग स्टोर करके बेचते हैं, उससे टाइम यूटिलिटी बन रही है। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड द लास्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी, लाइक आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस यूटिलिटी। मैं आप लोगों को कुछ गुड्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ। तो सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, सर्विस ऑफ अ टीचर, सर्विस ऑफ अ कारपेंटर, सर्विस ऑफ अ मैकेनिक एंड एटसेट्रा, सब चीज़ों की जो सर्विसेज होती हैं, दीज आर कैटेगराइज अंडर सर्विस यूटिलिटी। तो बेसिकली चार टाइप की यूटिलिटी जनरेट होती है जिससे हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन होने के लिए चार में से कोई भी टाइप की यूटिलिटी हो तो उसे हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक था। अब हम लोग फिफ्थ टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ टॉपिक हमारा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फैक्टर्स ऑफ production. Sir, what are the factors of production? What do you mean by factors of production? To produce any goods, you require certain factors. अगर आप वो फैक्टर्स आपके पास ना हो तो आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि इन फैक्टर्स को चार कैटेगरी में डिवाइड कर लिया और कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये चार चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है, आइए इसे भी हम लोग डिस्कस कर लें।
सो इनमें से जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है लैंड। कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए आपको लैंड की रिक्वायरमेंट है। सर लैंड का मतलब क्या? जमीन? सिर्फ जमीन नहीं, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है ऑल नेचुरल फैक्टर्स। सारे नेचुरल फैक्टर्स को इकोनॉमिक्स में लैंड कहा जाता है। यानी कि इन इकोनॉमिक्स टर्म बारिश भी लैंड है, पहाड़ भी लैंड है, नदियां भी लैंड है, हवा भी लैंड है, कोयला भी लैंड है, हर एक चीज, पेड़ पौधे भी लैंड है, एनिमल्स जो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा व्हाटएवर, सारी चीजें आपका लैंड में कैटेगराइज करी जाती है इकोनॉमिक्स में। तो बेसिकली कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए देयर शुड बी नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर को हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं लैंड। ये मत सोचिएगा इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब जमीन है, सिर्फ जमीन भी है और सारे वो फैक्टर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दोज आर पार्ट ऑफ लैंड। सेकंड आता है लेबर। लेबर का मतलब क्या है? लेबर का मतलब है ह्यूमन एफर्ट्स। हम लोग बेसिकली ये समझते हैं कि लेबर का मतलब होता है वो मजदूर जो काम करता है, बट वो जो मजदूर है उसे लेबरर कहा जाता है। मजदूर की मजदूरी को इकोनॉमिक्स में लेबर कहा जाता है। यानी कि एक इंसान जो आके काम कर रहा है उसके काम को लेबर कहा जाता है, उस इंसान को लेबरर कहा जाता है। जो इंसान लेबर करे उसे लेबरर कहा जाता है। तो ह्यूमन एफर्ट्स, जो इंसान जो एफर्ट्स लगाता है उस एफर्ट्स को इकोनॉमिक्स में लेबर कहा जाता है। तो फर्स्ट फैक्टर इज लैंड, सेकेंड फैक्टर इज लेबर, थर्ड फैक्टर इज कैपिटल। कैपिटल क्या है? ये मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर मतलब क्या है मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का? हर वो फैक्टर जो मैन मेड होता है, मशीन्स, पैसे और कोई भी इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें कैपिटल में कैटेगराइज करी जाती हैं। कैपिटल वो फैक्टर है जो इंसान बनाता है और इसके वजह से कोई चीज प्रोड्यूस होती है। तो पहले जो इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे कि ये तीन ही चीज होती है प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन एफर्ट्स और मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तीन चीज अगर हो तो मशीन कोई भी चीज प्रोड्यूस हो जाती है। बट फर्दर स्टडीज के बाद जब इकोनॉमिक्स और आगे बढ़ा तो एक फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का निजात हुआ, इन्वेंशन हुआ। उस फोर्थ डिस्कवरी हुई कि ये फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर ना हो तो ये तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेकार हैं। वो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, सर कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं इसे आप, लेकिन इसको प्रोनाउंस करोगे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप होती है रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, रिस्क टेकिंग फैक्टर। देखो अब एक बात समझो, ये तीन चीजें तो हैं, लेकिन इन तीन चीजों को आपस में जोड़ने के लिए किसी एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई इंसान रिस्क ही नहीं लेना चाहे कि बिजनेस करने का, तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो ये तीन फैक्टर्स तो सिर्फ काम करते हैं, इन तीन फैक्टर्स को जोड़ने का जो काम है वो काम है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है इन तीनों को यकीन दिलाता है कि भाई आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, आपको आपका पैसा मिल के रहेगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप इनको यकीन दिलाता है, तब जाके ये तीन चीज मिल के प्रोडक्शन करती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप। So basically there are four factors of production. One is called land, another is called labor, so third is capital and fourth is entrepreneurship. तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है। आप कोई भी एक्टिविटीज़ में आप देख लीजिए, अगर ये चार चीज़ें ना होंगी तो आपका सामान प्रोड्यूस होने वाला नहीं है।
कुछ लोग बोलेंगे कि सर एंटरप्रेन्योरशिप भी तो एक ह्यूमन एफर्ट है। यस, इट्स अ टाइप ऑफ लेबर, बट इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लेबर। इसलिए इतना स्पेशल है कि इसकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। गॉट इट? जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आइए अब हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से होता है। पहला, आउटकम ऑफ कॉपरेशन इज प्रोडक्शन। जब चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं आपस में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और चारों जब कॉपरेट करते हैं तो प्रोडक्शन होता है। चारों मिलने के बाद प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, देयर इज नो फिक्स कॉम्बिनेशन, मतलब कि आप सबको कोई भी डिफर करता है कि आप किस चीज को प्रोड्यूस करना चाहते हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें लैंड ज्यादा लगता है, किसी में लेबर ज्यादा लगता है, किसी में कैपिटल ज्यादा लगता है, और किसी में एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा लगती है। तो इट वैरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आप कुछ प्रोडक्ट में ज्यादा लैंड लगेगा, किसी में ज्यादा लेबर, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके लिए कोई फिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं है, लैंड इतना होना चाहिए, लेबर इतना होना चाहिए, कैपिटल इतना होना चाहिए, या एंटरप्रेन्योरशिप इतना होना चाहिए। देयर इज नो फिक्स्ड कॉम्बिनेशन, तो इसमें कोई फिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट, इट इज द सर्विस ऑफ ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, लैंड का आप लैंड यूज नहीं करते हो, आप लैंड की सर्विस को यूज करते हो। आप लेबर को कंज्यूम नहीं करते, लेबरर को कंज्यूम नहीं करते हो, आप लेबरर की सर्विस लेबर को कंज्यूम करते हो। कैपिटल की सर्विस को आप यूज करते हो, और एंटरप्रेन्योरशिप भी ओनर की सर्विस को आप यूज करते हो। उन चीज को आप यूज नहीं करते, उन चीजों की सर्विसेज को आप यूज करते हो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट द थिंग्स, बट दे आर एक्चुअली द सर्विस ऑफ दोज थिंग्स। तो वो जो चीज होती है जिनका वो सर्विस यूज कर रहे हैं, दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो टैंजिबल होती हैं। आप लैंड को देख सकते हो, लेबर को देख सकते हो, हालांकि एयर दिखता नहीं है, मगर देयर इज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एयर ऑल्सो। फिर उसके बाद आपका लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सारे के सारे चीज़ें जो है दुनिया में आप देख सकते हो। उन्हें आप किसी से पूछोगे कि ये चीज़ें होती हैं, ये कोई मतलब इनटैंजिबल चीज़ नहीं है, दिस आर टैंजिबल थिंग्स। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका होता है। इनकी डिराइव डिमांड होती है। डिराइव डिमांड का मतलब ये है, बेसिकली आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नहीं चाहिए, बेसिकली आपको वो प्रोडक्ट चाहिए जिनके लिए ये 4 चीजें लगती हैं। तो ये डिराइव डिमांड है। आपको चाहिए, मान लो आपको एक पंखा बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको आयरन चाहिए, लैंड, उसके लिए मजदूर चाहिए, लेबर, उसके लिए पैसे, आपको मशीनें चाहिए, कैपिटल, और उस चीज को बनाने के लिए एक बिजनेसमैन चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि आपको ये 4 चीजें चाहिए, बट बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो है सिर्फ पंखा और कुछ नहीं है। तो ये आपका डिराइव डिमांड हुआ। एंड फोर्थली, सिक्स्थ लास्ट पॉइंट है, डिफर्स इन द डिग्री ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवेबिलिटी, मूवेबिलिटी। इस 2 वर्ड को मिला के बना है मोबिलिटी, यानी कि जो चीज की मूवेबल कैपेसिटी कितनी है, विदर इट इज मूवेबल और नॉट। तो लैंड तो अपने में एक बहुत ही ज़्यादा, आप बोलोगे इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप लैंड को मूव नहीं कर सकते हो। हालांकि नेचुरल रिसोर्सेज कुछ होती हैं जिसको आप इधर से उधर लेके जा सकते हो, बट इट इज़ द लीस्ट मोबाइल फैक्टर, लैंड। उसके बाद लेबर बहुत हाईली मोबाइल फैक्टर होता है, कैपिटल बहुत लो होता है, वो भी कैपिटल भी आप जल्दी मूव नहीं कर सकते हो, मशीनें वगैरह। कुछ कैपिटल आप इजीली मूव कर सकते हो, कुछ कैपिटल आप बड़ा आराम, मतलब कि बहुत मुश्किल लगती है आपको मूव करने के लिए। और एंटरप्रेन्योरशिप तो बड़े मुश्किल से ही मूव होता है, क्योंकि एक बिजनेस अगर एक बिजनेसमैन करता है तो उसे उस बिजनेस को छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो दीज आर द डिग्री ऑफ मोबिलिटी। हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम डिग्री ऑफ मोबिलिटी नहीं रखता है। तो दीज आर few characteristics of factors of production. So now we are moving on to the next basic concepts. जो हमारा next basic concept है, that is price. Next basic concept हमारा price है। आइए price को भी study कर लें। price बहुत छोटा सा concept है। price का मतलब आप जान लीजिए, price का मतलब क्या है, amount of money, the amount of money which is given to purchase a commodity या to purchase any good or service।
आप अगर किसी चीज़ को खरीदना चाहते हो, गुड्स हो या सर्विस हो, उसे अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसका जो कमाई, उसकी जो कीमत होती है, उस कीमत को हम बोलते हैं प्राइस। तो प्राइस बेसिकली इज नथिंग बट द अमाउंट विच अ कंज्यूमर गिव्स टू परचेज अ कमोडिटी। तो सिंपल सा चीज़ है ये, प्राइस कुछ नहीं है, बस एक चीज़ को खरीदने का जो दाम होता है, उसकी कीमत जो होती है, उसे हम प्राइस कहते हैं। बेसिकली प्राइस जो है वो पर यूनिट बताया जाता है, एक यूनिट का कितना प्राइस है। टोटल प्राइस को रेवेन्यू कहते हैं, सिंगल यूनिट के दाम को प्राइस कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि ये वन गुड के लिए, वन क्वान्टिटी ऑफ द गुड के लिए प्राइस करा जाता है। एक कंसेप्ट होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होता है द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड। अगर आपकी इकॉनमी में जितने लोग जिस दाम पे खरीदार और बेचने वाले एक बराबर हैं, उस दाम को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। मान लीजिए 10 लोग बेचना चाहते हैं और 10 लोग खरीदना चाहते हैं 50 रुपए में, तो 50 रुपए हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। इसके बारे में भी डिस्कशन आपका बेसिकली क्लास 12 में होगा और बहुत बढ़िया तरीके से इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, तब हम लोग स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इसका मीनिंग जान के रखिए, द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड। और एक होता है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है एवरेज प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका एवरेज प्राइस क्या है, उसे हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। तो ये 3 बेसिक कंसेप्ट्स थे प्राइस में जो आपको जानने हैं। प्राइस का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या है, और जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है। एवरेज जो प्राइस लेवल चल रहा है उसे हम जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। जिस प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई सेम होती है उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, और एक यूनिट का दाम जितना होता है उसे हम प्राइस कहते हैं। तो ये हमारा एक प्राइस के ऊपर में स्टडी था। होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। Which we are about to discuss is inflation. इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड है जिससे आज के दिन में लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज। ये जो जनरल प्राइस लेवल है, ये अगर बढ़ जाए, कंटिन्यूसली बढ़ता जाए, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई, जिसे सिंपल वर्ड में हिंदी में लोग कहते हैं महंगाई, महंगाई को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाता है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो मैं इन्फ्लेशन में आइए जल्दी फटाफट इसको डिस्कस कर लूँ। मैं बहुत छोटा सा इसका डिस्कशन है। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है राइज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंटिन्यूसली अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे कुछ चीज़ों का दाम बढ़ता रहे, एक बार बढ़ जाना इन्फ्लेशन नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है, चीज़ों का दाम कंटिन्यूसली अगर बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अपने में 2 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कि चीज़ों का दाम बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, लोगों ने उस गुड का डिमांड बढ़ा दिया। अगर किसी चीज़ का डिमांड मार्केट में बढ़ जाए, वो चीज़ें ज़्यादा डिमांड करी जाने लगें, तो उनका डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। जैसा कि एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, कोविड के सिचुएशन में मास्क जब स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड हुआ था, तो ये मास्क जो था बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं था। तो इस वजह बहुत बुरा बन गया यार ये लो, ये जो मास्क था लोगों के पास, सबके पास ये मास्क नहीं होता था और मास्क की अवेलेबिलिटी भी मार्केट में कम थी। इसके वजह से डिमांड बढ़ने के वजह से इसका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। इसकी इन्फ्लेशन को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा इन्फ्लेशन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर चीज़ों के रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाए, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दाम बढ़ जाए, यानी उसकी कॉस्टिंग अगर हाई हो जाए, तो ऑटोमेटिकली सेलर को भी उसका दाम बढ़ाना पड़ता है। इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आप बोल सकते हो कि रेस्टोरेंट के जो बिल होते हैं, रेस्टोरेंट के बिल हमारे जितने भी आते हैं, वो रेस्टोरेंट के बिल बढ़ रहे हैं बेसिकली इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि चीज़ों का दाम बढ़ गया है।
उनके जो रॉ मटेरियल है, उनका जो अनाज चावल वगैरह ये सब चीज़ों का दाम बढ़ने की वजह से उनका दाम बढ़ाया जा रहा है। तो इस इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन विच इज बिकॉज ऑफ राइज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एंड अनदर इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विच इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो दो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमारी इकॉनमी में देखे जाते हैं। तो आज के लिए मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स क्लास एंड कर रहा हूँ। वीडियो समझ में ना आए तो फिर से आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।